सो वेलकम टू द नेक्स्ट क्लास, चैप्टर नंबर 10th, ऑडिट। सबसे पहले हम सेक्शन करने जा रहे हैं 139 अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स। इसमें पहला है फर्स्ट ऑडिटर। फर्स्ट ऑडिटर कौन होता है? जो पहली बार ये ऑडिटर बनता है। फिर है सब्सीक्वेंट ऑडिटर, जो उसके बाद बनता है। तीसरा है कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर, जब वो चले जाएंगे कहीं पे तो उनकी जगह पे कौन आ रहा है उसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी ऑडिटर। अब फर्स्ट ऑडिटर के केस में भी हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं इसको, नॉन गवर्नमेंट कंपनीज, गवर्नमेंट कंपनीज। सब्सिक्वेंट में भी नॉन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट, एंड कैजुअल वैकेंसी में भी नॉन गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट। सबसे पहला है फर्स्ट ऑडिटर का नॉन गवर्नमेंट कंपनीज। इसका सेक्शन है 139 सब सेक्शन 6। ठीक है। जो नॉन गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, जो नॉन गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं, उनकी अपॉइंटमेंट डिफरेंट मैटर से होगी और जो गवर्नमेंट कंपनीज होंगी उनकी डिफरेंट मैनर से होंगी। क्लियर है? 139 सब सेक्शन 6 क्या बोलता है? जो नॉन गवर्नमेंट कंपनीज हैं उनका फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। और इस चैप्टर में एक शॉर्टकट बताता हूँ, जहाँ BOD वर्ड आ गया ना 30 डेज आंसर। ठीक है, बाकियों के 60 भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकते हैं, 180 भी हो सकते हैं, बट जहाँ BOD का नाम आ गया 30 डेज इज द फाइनल आंसर। ठीक है। तो जो अपॉइंटमेंट है नॉन गवर्नमेंट कंपनीज का फर्स्ट ऑडिटर का, वो कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेगा विद इन 30 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी और इनकॉर्पोरेशन ऑफ द कंपनी। जैसी कंपनी बन गई 30 दिन के अंदर अंदर आप फर्स्ट ऑडिटर रख दोगे। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर पाए ऑडिटर को अपॉइंट, तो कौन करेगा वानिका? नो, मेंबर्स विद इन 90 डेज। ठीक है। अगर वो नहीं कर पाए तो कौन करेगा? मेंबर्स करेंगे विद इन 90 डेज फर्स्ट ऑडिटर को अपॉइंट। ठीक है। मनन, जब हमने अपॉइंट कर लिया उसके बाद 30 डेज के अंदर अंदर क्या होगा? हमने अपॉइंट कर लिया, मीटिंग रजिस्ट्रार को बताना होता है कि हमने 30 डेज के अंदर अंदर ये बताना होता है कि हमने अपॉइंट कर लिया है। ठीक है। और जो फर्स्ट ऑडिटर होता है वो कब तक रहता है आशुतोष? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक वो ऑडिटर रहेगा। हर जो ऑडिटर होता है जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करता है, चेक करता है, साइन करता है। ठीक है। CA अंडर सेक्शन 139 सब सेक्शन 7, ये किसका है? फर्स्ट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। इनको कौन अपॉइंट करता है? C&AG, C&AG, कंट्रोलर ऑडिट जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है। हु इज द CAG प्रेजेंटली इन द कंट्री? MCQ आया हुआ है, नहीं पता, लिखो नाम बुक्स पे। GC मुर्मुरु, वो द्रौपदी है। मुर्मुरु, GC मीन्स गिरीश चंद्रा। ठीक है। सिंस 8 अगस्त 2020 से यही ऑडिट कर रहे हैं। मतलब ये CAG है, ऑडिट नहीं कर रहे हैं। ही इज द CAG। 8 अगस्त 2020 डेट याद करनी है। चलो, 8 अगस्त 2020। ओके। जो C&AG होता है ना, वो किसको रिपोर्ट करता है? पार्लियामेंट में जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट आके पार्लियामेंट को हाउसेज करती है। ऑफिस में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सर नहीं, ही डायरेक्टली C&AG रिपोर्ट किसको करता है? अपॉइंट नहीं, रिपोर्ट किसको करता है? हर चीज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। ओके। जो इसकी अपॉइंटमेंट होती है ना, जब हो जाती है तो 60 डेज के अंदर अंदर हो जानी चाहिए जब कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। अगर नहीं हो पाती तो अगले 30 दिन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को मिलते हैं। ठीक है। और अगर वो भी नहीं कर पाते तो अगले 60 दिन शेयर होल्डर्स को मिलते हैं। ठीक है। और ये भी कि कब तक रहेगा कंपनी के अंदर? पहली एनुअल जनरल मीटिंग तक रहेगा। फर्स्ट ऑडिटर खत्म हो गया गाइस। ठीक है। अगला सब्सीक्वेंट ऑडिटर। सब्सीक्वेंट ऑडिटर कौन होता है? जो एक बार ऑडिटिंग कर चुका है ना, फिर वो ब्रेक लेगा, एक टर्म के बाद वो ब्रेक लेगा, फिर हमें नया अपॉइंट करना पड़ेगा कोई। अब वो टर्म नॉर्मल मैक्सिमम कितनी है? 5 साल। आप कम टर्म भी रख सकते हो, 3 साल 2 साल भी रख सकते हो। ठीक है। लेकिन नॉर्मल टर्म कितनी है? 5 ईयर्स। अब ध्यान से सुनना, जब आपने एक ऑडिटर को अपॉइंट कर लिया, वो जब उसका टेन्योर खत्म हो गया तो नेक्स्ट AGM जो आएगी, 6th AGM जो आएगी, तो वो ऑफिस 5 साल तक उसने होल्ड करके रखा सपोज। तो अब अगेन जो AGM आनी है ना, उससे पहले ऑडिटर क्या हो जाना चाहिए? आपका अपॉइंट हो जाना चाहिए। और 6th AGM की कंक्लूजन तक वो रहेगा।
जो पहले वाला गया वो तो कंक्लूड कर गया, अगले वाला भी आएगा तो वो अगली एजीएम तक रहेगा, अगली 6th एजीएम तक रहेगा। मतलब नॉर्मल कितने साल उसने ऑफिस संभालना है? 5 इयर्स। ठीक है, जरूरी नहीं है 5 इयर्स, नॉर्मली 5 इयर्स है। फाइन, कोई डाउट? कुछ बोल रहे थे आप बीच में भी? नहीं, मैं वो कह रहा था 6th के बाद 11 होगा। हाँ, नेक्स्ट बोला था मैंने। सर्टिफिकेट भी देना है उसने कि वो क्वालिफाइड है और वो कभी डिसक्वालीफाई नहीं हुआ एंड हैज़ नॉट क्रॉस द सीलिंग लिमिट ऑफ 20 कंपनीज। एक ऑडिटर मैक्सिमम 20 कंपनीज को एक वक्त पे ऑडिट करता है। ठीक है, तो वो एक सर्टिफिकेट में ये लिख के देगा कि वो क्वालिफाइड पर्सनल है, वो डिसक्वालीफाई कभी भी नहीं हुआ और उसने कभी भी 20 कंपनी से ज़्यादा, मतलब प्रेजेंटली उसकी जो ऑडिटिंग चल रही है वो 20 कंपनी से ज़्यादा नहीं चल रही। एनी डाउट्स? अब वो जो सर्टिफिकेट देगा उसके साथ ये भी लिखेगा कि उसके अगेंस्ट कोई भी लॉ में प्रोसीडिंग्स नहीं चल रही, उसने कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं किया, उसकी विलिंगनेस है इस कंपनी का ऑडिटर बनने के लिए, और वो जो अप्लाई हो रहा है, अपॉइंट हो रहा है, वो एज पर रूल्स ऑफ कंपनीज एक्ट हो रहा है। ये सारा कुछ उस सर्टिफिकेट में लिखा होना चाहिए। क्या क्या लिखा होना चाहिए बताओ? He is a qualified and never disqualified from contracting. He has not exceeded the limit of 20 companies. उसके अगेंस्ट कोई भी पेंडिंग लिटिगेशंस नहीं चल रही, उसने कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं किया और उसकी खुद की विलिंगनेस से वो ऑडिटर बना है और वो अप्लाई करेगा एज पर द रूल्स ऑफ द कंपनीज एक्ट। ठीक है, सब्सिक्वेंट ऑडिटर को अपॉइंट करा जाता है विद इन 15 डेज। आपको जब अपॉइंट हो गया 15 दिन के अंदर अंदर आपने आरओसी को बताना है अंडर फॉर्म नंबर ADT1। नाउ व्हाट इज ADT? ठीक है, IFSC कंपनीज को 30 दिन मिले हैं आरओसी को बताने के लिए, नॉर्मल कंपनीज के पास 15 दिन है। एनी डाउट्स? सब्सिक्वेंट ऑडिटर ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज की अगर मैं बात करूं, उसको भी अपॉइंट कौन करेगा? C&AG। ठीक है, और कब अपॉइंट करेगा? जैसे फाइनेंशियल ईयर शुरू हुआ ना, मान लो 1 अप्रैल को शुरू हुआ, मान रहे हो तुम, हर बार यही होता है। फाइनेंशियल ईयर कब शुरू हुआ? 1 अप्रैल को। तो सब्सिक्वेंट ऑडिटर है ना, तो फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल को ही शुरू होगा। अगर फर्स्ट ऑडिटर होता तो जरूरी नहीं है फाइनेंशियल ईयर अप्रैल को ही शुरू हो रहा है। ठीक है, तो जब 1 अप्रैल आ गई, उसके 180 दिन के अंदर अंदर आपको ऑडिटर रखना। ठीक है, और वो कब तक रहेगा? शेल कंक्लूड अप टू द नेक्स्ट AGM। ठीक है, सब्सिक्वेंट एक साल के ऑडिटर। लिए होता है ना सिर्फ इसका गवर्नमेंट का। ठीक है, गवर्नमेंट का 1 ईयर है। चलो आगे सुनो। रोटेशन ऑफ ऑडिटर, रोटेशन ऑफ ऑडिटर, रोटेशन ऑफ ऑडिटर अदर देन OPC एंड स्मॉल कंपनी, लिस्टेड कंपनी एंड सच क्लास ऑफ कंपनीज। ठीक है, जिनकी पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 10 करोड़ है, प्राइवेट 50 करोड़ है, या बोरोइंग्स का अमाउंट 50 करोड़ से एक्सीड हो गया, they cannot appoint the same auditor again for more than term of 5 years and CA firm भी अगर है तो 10। वेरी गुड। अगर आपने किसी CA फर्म को ऑडिटर बना रखा है तो 10 साल है, 10 साल तक आप ऑडिट करा सकते हो, उसके बाद आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इंडिविजुअल है तो 5 इयर्स, फर्म है तो 10 इयर्स। अब मान लो मनन मेरा ऑडिटर बन गया, ठीक है, तो 5 साल हो चुके हैं। अब 6वें साल में मनन को हम ऑडिटर नहीं रख सकते, कूलिंग पीरियड है 5 इयर्स का। क्या है? कूलिंग पीरियड। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, मान लो मैंने मनन को अपॉइंट ही 3 साल के लिए किया था, ठीक है, तो अब मैंने इसको दोबारा अगर ऑडिटर बनाना है तब मैं कितने साल बाद बना सकता हूँ? वेरी गुड, तब भी 5 साल बाद, तब भी 5 साल बाद ही। ये मत सोचना 3 साल अपॉइंट किया तो 3 साल बाद, नहीं, कूलिंग पीरियड विल ऑलवेज बी 5 इयर्स। एनी डाउट्स? कैजुअल वैकेंसी क्या होता है? देखो, जब एक ऑडिटर वेकेट कर देता है अपना ऑफिस, जब एक ऑडिटर अपना ऑफिस वेकेट कर देता है बिफोर द नॉर्मल टेन्योर टाइम, ठीक है, इसको बोलते हैं कैजुअल वैकेंसी, वो छोड़ गया अपना ऑफिस, तो अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ये ड्यूटी बनती है कि वो उस वैकेंसी को फिल अप कर दें विद इन 30 डेज, एक्सेप्ट रेजिग्नेशन। यहाँ रेजिग्नेशन नहीं दी उसने अपनी, ठीक है। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फिलअप कर देंगे, रिकमेंड करेंगे, अगर मान लो वो नहीं कर पाए फिलअप तो वो रिकमेंड कर देंगे कि हमें नया ऑडिटर चाहिए। किसको रिकमेंड करेंगे? या मेंबर्स को या शेयर होल्डर्स को। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं फिलअप कर पाए वैकेंसी को तो किसको करेंगे? मेंबर्स को बोल देंगे या फिर शेयर। फिर 3 महीने के अंदर अंदर 90 डेज के अंदर अंदर वो अपॉइंट कर देंगे न्यू ऑडिटर। समझ में आ गया? गवर्नमेंट कंपनी के केस में
सी एंड AG अपॉइंट करता है विद इन 30 डेज। अगर वो नहीं कर पाए तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे। मैंने क्या शॉर्टकट बताया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जब वर्ड आ गया 30 डेज, ठीक है, कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट AGM तक। सो वेन एवर ही इज अपॉइंटेड, जब भी अपॉइंट हो रहा है वो कब तक रहेगा, नेक्स्ट AGM की कंक्लूजन से पहले। और अगर मान लो उस साल AGM हुई ही नहीं तो वो रहेगा फिर जब तक AGM नहीं होती। समझ आ गया? पर जो टेन्योर 5 साल वाला खत्म हो गया फिर तब भी रहेगा एक पॉइंट उस केस में भी था ना। सेक्शन 140 रिमूवल एंड रेजिग्नेशन। इसका रेजिग्नेशन अलग से टॉपिक बना दिया उन्होंने, ठीक है। अब देखो, आप रिमूव नहीं कर सकते ऑडिटर को, वो CA बन के आया है ऑब्वियसली, तो आप उसको इतनी इजीली रिमूव नहीं कर सकते। तो पहले तो आपको बेटा बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग में, ठीक है। विद इन 30 डेज सबमिट फॉर्म ADT 2 टू सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। और उसमें RD का अप्रूवल चाहिए। RD को जाएगा सीकिंग इट्स अप्रूवल टू रिमूव द ऑडिटर। विद इन 60 डेज ऑफ अप्रूवल आपको स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना है जनरल मीटिंग में। फिर भी पता नहीं वो रिमूव होगा कि नहीं होगा जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी कंक्लूजन नहीं देती। राइट। तो CA को ऐसे रफा दफा नहीं कर सकते आप इजीली। समझ में आया? यस। तो क्या बताया मैंने रेजिग्नेशन में, जल्दी बताओ रिमूवल का प्रोसेस क्या है। सबसे बोर्ड- पहले बोर्ड बोर्ड एक बच्चा बोलो, आशु आप बोलो। पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करेंगे। कहाँ पे? मीटिंग में। कौन सी? बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग। बोर्ड रेजोल्यूशन हमेशा बोर्ड मीटिंग में ही पास उसके होता बाद है। 30 डेज के अंदर मेरे को गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना है, वो गवर्नमेंट से अप्रूवल। कौन सी फॉर्म में? ADT 2। उसके बाद सर RD का अप्रूवल लेना है। RD का अप्रूवल मिलेगा, उसके बाद हमें फिर स्पेशल रेजोल्यूशन पास अप्रूवल आने के बाद 60 स्पेशल, days। ऐसे नहीं, अप्रूवल जिस दिन आया वहां से लेके 60 दिन गिनने हैं। 60 दिन के अंदर अंदर आपको रेजोल्यूशन पास करना है जनरल मीटिंग के अंदर। क्लियर है? ठीक है। अब RD जो है, RD रीजनल डायरेक्टर ADT 2 जब उसके पास गया होगा तो मे बी वो आंसर ही ना करे, मे बी वो आपको रिप्लाई ही ना करे। तो अगर नो आंसर हैज कम, इट मीन्स इट इज डीम्ड टू बी अप्रूव्ड, but only this rule is IFSC. applicable to IFSC companies. Suppose Vanika is an IFSC company, ठीक है, and इसने RD के पास एप्लीकेशन डाल दी कि मैंने मनन अरोड़ा को रिमूव करना है एज एन ऑडिटर, और रीजनल डायरेक्टर ने कोई रिप्लाई नहीं करा, तो मतलब हाँ है, उसकी साइलेंस में क्या है, हाँ कर दी उसने। एनी डाउट्स? कैन एन ऑडिटर एज पर हिज विल रिजाइन? मोनिका कर सकता है। खड़े हो जाओ। कैसे? वो पहले अपना कंसेंट मतलब वो रिटर्न देगा एप्लीकेशन किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। मनन बैठो। रजिस्ट्रार का कराना पड़ता है विद इन 30 दिन पहले के, मतलब हमें रिजाइन देना है तो 30 दिन वो देना पड़ेगा। और कौन सा फॉर्म नंबर सबमिट करेगा ROC को? ADT 3। वेरी गुड, ADT 3। Yes, he can resign within 30 days of resignation. He should submit ADT 3 to the company and ROC, informing the reason of resignation. Why he is resigning, ये जरूर बताना साथ में, ठीक है। और गवर्नमेंट कंपनी में ऑडिटर जो है वो रिजाइन करेगा तो 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करेगा C एंड AG को, कंट्रोलर एंड ऑडिट जनरल गिरीश चंद्रा को, ठीक है, विद द रीजन दैट व्हाई ही इज लीविंग द कंपनी, ठीक है। सेक्शन 141 कहता है क्वालिफिकेशन एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑडिटर। देखो, क्वालिफिकेशन डेफिनेटली वो CA होना चाहिए, इंडिविजुअल है तो। अगर वो फर्म है ना, अगर मान लो फर्म है, फर्म में मान लो 4 CA हैं और जो 2 बंदे हैं वो नॉन CA हैं, तो कौन ऑडिट कर सकता है? जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स वो CA में होने चाहिए प्रैक्टिस में, ठीक है। ध्यान से सुनियो, फर्म के केस में मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स प्रैक्टिसिंग इन इंडिया, ठीक है, एंड मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर्स शुड बी, या उनमें से एक आधा भी जो उसके पास डिग्री अच्छी होनी चाहिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी तो होना ही चाहिए। अगर आप LLP को चूज़ करते हो, अगर आप LLP फर्म इंक्लूडिंग LLP है ना को चूज़ करते हो, ओनली दैट पार्टनर विल बी अलाउड हु इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट शेल एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म टू एक्ट एज एन ऑडिटर। LLP के केस में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट होना कंपल्शन है, नहीं तो ऑडिट फर्म नहीं कर सकती, ठीक है। सिर्फ LLP नहीं होती क्वालिफाइड? नहीं, फर्म भी होती है। पार्टनरशिप भी होती डिसक्वालिफिकेशन एज एन ऑडिटर, बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट LLP, ठीक है। अब मान लो एक CA कंपनी है, वो दूसरी कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती। एक खुद कंपनी है जो जिसमें सारे CA ही हैं, ठीक है, वो बॉडी कॉर्पोरेट बन गई ना एक तरह से, तो वो किसी और कंपनी का ऑडिट नहीं कर सकती। दूसरा, कंपनी खुद के ऑफिसर, डायरेक्टर और एम्प्लॉई से ऑडिट नहीं करवा सकती। समझ आ गया? क्योंकि वो खुद ही सिखा देगी ये हमने किए हैं, झोल किए हैं, इनको उनके ऊपर पर्दा डाल दो, तो ये अलाउड नहीं है।
ऑफिसर एम्प्लॉय का पार्टनर इज ऑल्सो डिस्क्वालिफाइड. अब देखो मान लो बिजनेस पार्टनर भी डिस्क्वालिफाइड है. मान लो मनन सी है और इसका बिजनेस पार्टनर मोनिका है, वो भी डिस्क्वालिफाइड हो जाएगा क्योंकि बिजनेस पार्टनर भी झोल कर सकता है. ठीक है, चलो. इफ अ पर्सन, पार्टनर और रिलेटिव होल्ड शेयर्स इन कंपनी, अगर किसी आपका जो बिजनेस पार्टनर है या आपका कोई रिलेटिव है वो बिजनेस की किसी भी फर्म की या कंपनी की, फर्म नहीं कंपनी के क्या होल्ड करता है, शेयर्स. कहाँ कौन सी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, फेलो सब्सिडरी कंपनी, जॉइंट वेंचर हो गया. ठीक है, ये सब कुछ एसोसिएट कंपनी. फेलो सब्सिडरी कंपनी क्या होती है हरजोत कौर? नहीं पता. जैसे ए ने होल्ड किया है बी को और सी को, तो बी और सी फेलो बन गए, फ्रेंड्स बन गए ना. दोनों सब्सिडरीज किसकी हैं, ए की. तो अगर मान ले जो उसका बिजनेस पार्टनर है ए कंपनी का, उसने शेयर सी में ले रखे हैं या बी में ले रखे हैं, तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता. ठीक है. अब ना रिलेटिव के लिए ना यहाँ पे एक अपील की गई थी, तो रिलेटिव को अलाउ कर दिया. ध्यान से सुनना रूल. अगर रिलेटिव के पास शेयर्स हैं 1 लाख तक के, फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू नहीं देखनी, फेस वैल्यू 1 लाख तक की, तब वो बन सकता है ऑडिटर. समझ में आया? रिलेटिव. मान लो मनन की कंपनी में वंशिका उसकी फ्रेंड है या रिलेटिव है सपोज, तो अगर उसने शेयर्स ले रखे हैं उसकी सब्सिडरी के, एसोसिएट के, कोई भी उसकी खुद की कंपनी के, तो वो ऑडिटर तब बनेगी अगर उसकी फेस वैल्यू मैक्सिमम कितनी होगी, 1 लाख. एनी डाउट्स? मान लेते हैं 1,20,000 है, तो ना हमने उसको एक रिलैक्सेशन पीरियड दे दिया 60 डेज का कि भाई तू 20,000 के शेयर बेच बूझ दे, ट्रांसफर कर दे अगर तूने ऑडिटर बनना है. तो हम उसको एक रिलैक्सेशन पीरियड दे देंगे. समझ आ रहा है मुन्नी? चलो. सही इसमें डाउट था. सेम समझ लो अपना उसके बढ़ गए शेयर 1,20 हो गए, और पर उसने वो ठीक कर दिया समझ लो 30 दिन के अंदर, तो मैं जो बीच में जो 30 दिन मैं बैठूंगा ना ऑडिटर, तो मतलब मैं उधर कंपनी में तो रहूंगा ना मैं उस 30 दिन के लिए भी. समझ लो ये क्वेश्चन समझ नहीं आया. मतलब कि देखो मेरे आज शेयर हैं, मेरे एक मिनट बैठ जाओ. 1 अप्रैल को हुआ कि मेरे किसी रिलेटिव ने ले लिया 1,20,000 के शेयर, उसके बाद आगे. अब 1 अप्रैल से 60 दिन हो गए हमारे, जो अप्रैल मई के एंड हो गया ना, मई के एंड हो गया, तो वो जो बीच का 2 महीने है वो होल्ड करेगा ऑडिटर की, 1 अप्रैल से ही रिजाइन हो जाएगा. नहीं होएगा क्यों, तभी तो 60 डेज का He can sit there. He can sit there और इसमें as an auditor. अप्रूवल दूंगा मैं इस चीज का 60 में अलाउड है. हाँ वो बस अलाउड ठीक है, लेकिन आपने ये चीज़ बतानी है वहाँ पे कि हमने इसको कूलिंग पीरियड दिया, रिलैक्सेशन दी है, हम इसको ऑडिटर अपॉइंट कर रहे हैं. ठीक है. हाँ जी. बुक में आंसर नहीं है इसका. ये 60 डेज में क्वेश्चन था पेपर में. ओके, चलो आगे सुनो. इफ बिजनेस पार्टनर और रिलेटिव इज इंडेटेड टू द कंपनी, उसने लोन ले रखा है. ठीक है. किससे ले रखा है? या तो होल्डिंग से, या सब्सिडरी से, या एसोसिएट से, या फेलो सब्सिडरी से, एक्सीडिंग 5 लाख, या उसने गारंटी दे रखी है कोई 1 लाख तक की, तो वो डिस्क्वालिफाइड है, वो ऑडिटर नहीं बन सकता. बोलिए. लेना है कि देना है, मतलब कंपनी देगी लोन लिया हुआ इंडेटेड, कंपनी ने लिया हुआ है लोन, इंडेटेड टू कंपनी. कंपनी ने दिया हुआ है. कंपनी ने दिया हुआ. ठीक है. ठीक है, समझ में आ गया बच्चों? हाँ जी, हाँ जी. अब ऑडिटर जो है वो इंडिविजुअल भी हो सकता है और फर्म भी हो सकती है. अभी हमने पढ़ा ऑडिटर और फर्म का अगर कोई डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई बिजनेस रिलेशन है, किसके साथ? होल्डिंग कंपनी के साथ, सब्सिडरी कंपनी के साथ, फेलो सब्सिडरी कंपनी के साथ, या एसोसिएट के साथ, तब भी वो डिस्क्वालिफाइड है. फॉर एग्जाम्पल एक रॉ मटेरियल सप्लायर है हमारा, ठीक है, वो हमारी फर्म का ऑडिट नहीं कर सकता. लेकिन अगर मान लो एक छोटा सा कस्टमर है, छोटा सा कस्टमर, तो वो कर सकता है. अब एग्जाम्पल मान लो मैं पेप्सोडेंट यूज़ करता हूँ सपोज, तो मैं पेप्सोडेंट की जो भी ब्रांड होएगी, कम यूनिलीवर है, कौन है मुझे नहीं पता, हिंदुस्तान यूनिलीवर है शायद, तो मैं उसमें ऑडिटर बन सकता हूँ. ये नहीं है कि मैं उसका प्रोडक्ट ही ना यूज़ करूँ, तो आई एम जस्ट अ नॉमिनल कस्टमर ऑफ दैट कंपनी, तो आई कैन बी द ऑडिटर ऑफ दैट. सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन. हाँ ठीक है, समझ में आ गया. यस सर. अगर यही पॉइंट था, इसमें कुछ एक्सेप्शन. वही बोलिए वही सर. बोलिए. अगर कोई रिलेटिव और डायरेक्टर की मैनेजरियल पर्सन है, तब भी आप उसका ऑडिट नहीं कर सकते. ठीक है. जो 20 कंपनीज की मैक्सिमम सीलिंग लिमिट थी ना, वो पर ठीक है. पर उसकी पर ऑडिटर की एक्सेप्ट ओपीसी स्मॉल कंपनी जिनकी एक पेड अप शेयर कैपिटल. सीलिंग लिमिट अगर आपने 20 की मैक्सिमम यूज़ कर ली, तो आप डिस्क्वालिफाइड हो जाओगे ऑडिटर बनने के लिए. ठीक है. हु इज़ नॉट इन अ फुल टाइम एम्प्लॉय एल्सवेयर, वो कहीं और पे काम फुल टाइम काम नहीं कर सकता. अगर आपने कोई फ्रॉड कर दिया,
आप कन्विक्टेड हो गए फ्रॉड से, तो आप डिसक्वालिफाइड हो जाओगे, 10 सालों के लिए आप ऑडिटिंग नहीं कर सकते, ठीक है। ओके, हरजोत कौर के साथ वंशिका दीदी खड़े हो जाओ। मनन ने ना अपनी वाइफ को पीट दिया, ठीक है, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हो गया मनन पे, 2 साल की जेल हो गई मनन को। क्या मनन डिसक्वालिफाइड हो गया एज एन ऑडिटर? यस और नो? यस। मोनिका बैठते जाइए, सेम क्वेश्चन, यस। बैठ जाइए। एक मिनट में इनसे पूछूंगा। मनन सर ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ उसी अपने बिजनेस फील्ड के लिए कनेक्ट होना चाहिए? बिल्कुल सही आंसर। लिटिगेशन सिट डाउन, वेरी गुड। मैंने फ्रॉड बोला बेटा, फ्रॉड बोला मैंने बोला पर्सन कन्विक्टेड ऑन फ्रॉड। लिटिगेशन आपने बोला सुनो ध्यान से सुनो, बाद में बोलना मैंने क्या बोला था। पर्सन डिसक्वालिफाइड और कन्विक्टेड ऑन फ्रॉड बेसिस इज डिसक्वालिफाइड फॉर 10 years। मेरी ये स्टेटमेंट थी, फ्रॉड वर्ड मैंने बोला है। अब डोमेस्टिक वायलेंस फ्रॉड होता है तो इज नॉट डिसक्वालिफाइड, बट वो 2 साल जब तक जेल में है तब तक वो ऑडिट नहीं कर सकता, जेल के अंदर बैठ के ऑडिटर नहीं बन सकता वो, तो बाहर आएगा तो वो 10 साल नहीं होंगे, बस वो 2 साल की जेल हुई थी, 2 साल के बाद वो अपना काम शुरू कर सकता है। क्लियर है? ये केस स्टडी आई थी पेपर में। सर उसके वो 2 साल माइनस होंगे कि नहीं होंगे? जो जेल वाला टाइम पीरियड है होंगे, कूलिंग पीरियड वाले ना। वो अभी अगला है यार, चुप हो जाना, अगला क्वेश्चन था मेरा ये। अब मान लो उसने फ्रॉड ही किया है, अब उसको फिर से 2 साल की जेल होगी, तो अब जो 10 साल काउंट होंगे, 2 साल तो जेल में बिताया, अब कितने रह गए? 8 साल के लिए वो फिर और डिसक्वालिफाइड रहेगा, चाहे वो जेल से बाहर आ गया। पर डोमेस्टिक वायलेंस के केस में वो जेल से बाहर आते ही काम कर सकता है, वो ऑडिटर बन सकता है। एनी डाउट्स? चलिए आंसर बोल देते हैं। टोटल 10 हो गए ना वो उसको मिला के। समझ गए? दोबारा बताऊं, अगर डोमेस्टिक वायलेंस का केस है या कोई और केस है अदर देन फ्रॉड, तो वो 10 साल का रूल ही नहीं है उस पर। जितने साल की जेल हुई आते ही बाहर काम शुरू कर दो, 1 साल की जेल हुई तो दूसरे साल से काम शुरू कर दो। बट अगर किया ही फ्रॉड है, अपने बिजनेस में ही फ्रॉड किया आपने एज एन ऑडिटर, तब अगर आपको 4 साल की जेल हुई तो 4 साल काम नहीं हुआ ना, टोटल लॉ ने 10 साल दिए हैं तो 6 साल और काम नहीं करना। क्लियर है? A person who directly or indirectly gives service under section 144 to company, holding company, subsidiary company, fellow subsidiary company, he cannot be the auditor. जैसे कि आपने अपनी कंपनी में फाइनेंशियल एडवाइजर का काम कर लिया, आपने अकाउंटिंग बुक कीपिंग का काम कर लिया, आपने मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज कर दी, आपने इंटरनल ऑडिट कर दिया, आपने बैंकिंग एडवाइजर का काम कर दिया, आपने इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम में काम ले लिया, आपने डिजाइनिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल सिस्टम का काम कर लिया, चाहे डायरेक्टली किया है चाहे इनडायरेक्टली किया है, आप ऑडिटर नहीं बन सकते अगर ये सारी चीज़ों में आपने काम किया है। ये याद है तुम्हें पॉइंट? सारे याद है। गुड। While counting the ceiling limit of 20 companies, चुप रहना सब। While counting the ceiling limit of 20 companies, we shall not count the following. Number 1, branch audit. मान लो एक कंपनी की 5 ब्रांचेस हैं, वो 5 बार काउंट नहीं होगी, वो एक ही काउंट होगी। इंटरनल ऑडिट भी काउंट नहीं होता, इनफाइनाइट करो इंटरनल ऑडिट, ठीक है। लेकिन ICAI कहता है कि ये सब मिला के 60 होनी चाहिए मैक्सिमम। ये शायद बुक्स में ना हो तुम्हारी, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, MCQ आया हुआ है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स कहता है कि 60 कंपनी से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ये छोटी मोटी मिला के। 20 तो नॉर्मल हो गई बड़ी वाली, उनकी ब्रांचेस मिला के 60 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। सिर्फ कौन कहता है ये? ICAI। कंपनीज लॉ ने अपनी प्रोविजन में भी ऐड नहीं किया। चलो हम क्या करें, 20 ही करें ना पेपर में तो 20 ही हैं, अभी भी 20 ही हैं। सिर्फ मैंने जो बताया है कि जब 20 काउंट करनी है ना, तो उसमें ब्रांचेस नहीं काउंट करनी, लेंगे हम, ठीक है। लेकिन ICAI कहता है ब्रांचेस भी लेके 60 से ऊपर नहीं बननी चाहिए। ये कंपनीज एक्ट रिकमेंड करेगा कुछ सालों तक, अभी नहीं किया। समझ गए? हाँ जी हाँ जी। MCQ आ चुका है पेपर में। 60 था उसका आंसर। हाँ ठीक है, चलो समझ गया, मैं समझ गया। टैक्स ऑडिट एज पर पार्टनर्स, ये भी इंक्लूडिंग हो सकते, इनफाइनिटी हो सकते हैं। टैक्स ऑडिट पे भी तुम जा सकते हो जितना मर्जी, तो तुम्हें वो भी 20 में काउंट नहीं होगा। इंटरनल ऑडिट, टैक्स ऑडिट, ब्रांच ऑडिट, इनफाइनाइट 100 करोड़ कंपनीज के कर लो साथ साथ चाहे। अब जैसे यशिक भैया जहाँ पे जॉब ट्रेनिंग कर रहे हैं, वहाँ 600 कंपनीज का ऑडिट चल रहा है, तो मेन तो 20 चल रही है ना उसकी, वो 600 कैसे बनी है? इंटरनल ऑडिट, ब्रांच ऑडिट, एटसेट्रा एटसेट्रा। क्लियर हो गया? चलो
अगला पॉइंट सुनो आप ध्यान से, जो ओपीसी है, स्मॉल कंपनी है, डॉर्मेंट कंपनी है, इन्फिनिटी, जितनी मर्जी ओपीसी, जितनी मर्जी डॉर्मेंट, 300 ओपीसी 300 डॉर्मेंट रख लो अपने पास, वो भी 20 की काउंटिंग में नहीं करनी। क्लियर है फिर इसकी पेड अप शेयर कैपिटल बेटा? वो प्राइवेट है, सिर्फ प्राइवेट प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल लेस देन 100 करोड़, जिस प्राइवेट कंपनी की पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ से कम है, उसको भी 20 की काउंट में नहीं करना, उसको भी इन्फिनिटी 200 कंपनीज उनका कर लो, ठीक है? ओपीसी के केस में ऐसे कोई वो नहीं कोई है। लिमिट नहीं, कोई लिमिट नहीं है उनकी तो, ठीक है, समझ गए? हाँ जी। अब मान लो 3 बंदे हैं मेरे ऑडिटर्स, एक है मनन, एक है मिट्ठू, एक है मुन्नी, ये पार्टनर्स हैं तीनों, ठीक है? वनिका, आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि जो मनन है ना, वो फुल टाइम एम्प्लॉयड है कहीं पे, तो उसको अब नया ऑडिट कितना मिल सकता है? वो तो क्या 3 पार्टनर्स हैं एक फर्म के, ठीक है? एक का नाम है मनन, एक का नाम मिट्ठू, एक का नाम मुन्नी। मनन जो है वो फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट कर रहा है कहीं पे, तो उसको अब नया ऑडिट कितना मिल सकता है आउट ऑफ 20 कंपनीज? A firm can also do the maximum of 20 companies audit. Now you getting my question or not? He is employed somewhere else, full time employment. हाँ जी, तो नहीं हो सकता ना बस 0 companies is the answer. उसको कोई और नहीं मिलेगा, डिस्क्वालीफाई हो गया वो। Disqualified हो गया। अब जो मिट्ठू है ना, वो पार्ट टाइम एम्प्लॉयड है समवेयर एल्स, तो हो सकता है। तो कितनी मिल सकती है मैक्सिमम? 20। 20। समझ आ गया? इंडिविजुअली 60 होगी। बट अगर हाँ, फर्म की मिला के फर्म की मिला मिला के। के 60 होगी। मुन्नी जो पार्टनर है ना, वो किसी और फर्म में भी पार्टनर है, और वहां उसका 12 ऑडिट उसके पास आए हुए 8 हैं, रहेगी। तो अब कितने मिल सकते हैं? 8। समझ गए? फुल टाइम एम्प्लॉयड 0, पार्ट टाइम एम्प्लॉयड 20, आधा मिला हुआ है काम किसी और का पार्टनर बन के, जितना रह गया वो कर लो। बट मिला है। पार्टनर्स होते हैं, अगर एक पार्टनर डिस्क्वालीफाई हो गया तो दूसरा नहीं होगा। नहीं, नहीं इंडिविजुअली है। चलो जी। If after being an auditor you are disqualified under section 141 subsection 3 gets attracted, then as per section 141 subsection 4 you will not be the auditor anymore and it means the casual Casual vacancy. समझाओ ये पूरा रूल, जल्दी समझा दे। कैजुअल वैकेंसी मानी जाएगी। अगर समझा auditor दे। कैजुअल वगैरह वैकेंसी नहीं कोई है, fraud वगैरह- ऐसे ही मतलब कि फिर उसकी जगह पे नया काम कर दे, उसे ठीक है। vacate करना पड़ेगा उसको। सेम बढ़ चुके हैं पहले हम, ठीक है? सेक्शन 142 है रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर्स। चलो, फर्स्ट ऑडिटर की रेम्यूनरेशन कौन डिसाइड करता है? आप नहीं बोलोगे, आप बोलोगे मोनिका दी। फर्स्ट ऑडिटर की बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। वेरी गुड, सिट डाउन। अगर वो नहीं डिसाइड कर पाए तो कौन करेगा? फर्स्ट में तो बोर्ड ही करता है सर, बोर्ड ही करता है? क्योंकि बोर्ड ही अपॉइंट कर रहा है ना। बोर्ड बॉडी हाँ, पॉइंट इसमें सर, ये फर्स्ट तो मीटिंग बोर्ड सर, वो ठीक है। मीटिंग कब करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही करेंगे, और बाकियों के लिए शेयर होल्डर्स फॉर रेस्ट ऑफ द ऑडिटर्स। अप्रूवल देगा शेयर यस। सेक्शन 143 कहता है पावर्स, राइट्स एंड ड्यूटीज, Duties. ऑब्लिगेशंस। Auditor has the right to assess the books of accounts. Yes or no? Yes. Of the client, whether kept at registered office or any place, any place or any branch. ठीक है? Such right also extends to subsidiary or associate company. अगर उसकी सब्सिडरी और एसोसिएट कंपनीज हैं, उन पे भी ये राइट एप्लीकेबल है, उनको भी जाके आप चेक कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो। राइट टू सीक इन्फॉर्मेशन, एक्सप्लेनेशन फ्रॉम ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज। आप कोई भी इंफॉर्मेशन निकलवा भी सकते हो किसी से भी। सेक्शन 143A से लेके F तक कुछ रूल्स हैं, ध्यान से सुनिएगा। पहले वर्ड में है एडिक्वेट सिक्योरिटी। मैंने ए से याद करवा दिया, Inquiries में है ये। ए से याद करना है एडिक्वेट सिक्योरिटी। सेंटेंस बोलता हूँ, इफ द क्लाइंट हैज गिवन लोन विदाउट एडिक्वेट सिक्योरिटी, मतलब आपका क्लाइंट जिसको आप ऑडिट कर रहे हो उसने किसी को लोन दे दिया और उससे सिक्योरिटी नहीं ली। हरजोत कौर, मैं आपका सीए हूँ, आपने लोन दे दिया वंशिका दीदी को फ्री में, कोई सिक्योरिटी नहीं ली, तो ए से याद करना है एडिक्वेट सिक्योरिटी। बी से क्या याद करना है? बुक एंट्री, मतलब Without प्रेजुडिशियल टू द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी। आपने कोई ऐसी बोनाफाइड या नहीं, बोनाफाइड नहीं बोलेंगे, बोगस एंट्री कर दी। बोगस एंट्री मतलब नकली में खर्चे दिखाने के लिए, तो बुक एंट्री। बी से याद क्या करना है? ए से क्या था? Educate, एडिक्वेट सिक्योरिटी। बी से क्या था? बुक एंट्री। सी से है कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड बिलो कॉस्ट। इंश्योरेंस ठीक है, हाँ, इन्वेस्टमेंट्स सोल्ड बिलो कॉस्ट, तो सी से याद हो गया कॉस्ट। ए से क्या था? एडिक्वेट सिक्योरिटी। डी से क्या था? बुक एंट्री। सी से क्या था? कॉस्ट। डी से डिपॉजिट्स, वेरी गुड।
लोन्स को आपने क्या ट्रीट कर लिया, डिपॉजिट्स। ई से एक्सपेंस, वेरी गुड। कोई पर्सनल एक्सपेंस उसने P&L में डाल दिया, नहीं डाल तो ई से एक्सपेंस। ड्राइंग्स कभी भी P&L में नहीं आती। एफ से फ्रॉड। अब फ्रॉड में क्या है, शेयर्स इशूड फॉर कैश बट एक्चुअल कैश इज नॉट विजिबल, तो उसने क्या करा है, फ्रॉड करा। एनी डाउट्स, तो याद कर लेते हैं एक बारी। ए से क्या था, एडिक्वेट सिक्योरिटी। बी से बुक एंट्री, ठीक है, नकली एंट्री। सी से कॉस्ट, इन्वेस्टमेंट्स होल्ड बिलो कॉस्ट। हाँ जी, हाँ जी। ओके, उसके बाद डी से क्या था, Deposit. डिपॉजिट, लोन क्रेडिट एज डिपॉजिट। ई से क्या था, Personal expenses. पर्सनल एक्सपेंसेस शोन इन P&L अकाउंट। एंड एफ से क्या था, फ्रॉड। Fraud. आपने शेयर्स इशू Shares किए issue, लेकिन cash इतना is कैश not हमारे पास visible. दिख नहीं रहा, ठीक है। चलिए, सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 कहता है ट्रू एंड फेयर व्यू। It is the duty of the auditor to comment and form an opinion that according to the best of his knowledge and belief as per the information and explanation received by him whether the financial statements of the company are showing the true and fair view। तो सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि ऑडिटर एक स्टेटमेंट लिखेगा जिसमें ये बताएगा कि बस सब कुछ ट्रू एंड फेयर व्यू के मेरे आंखों के सामने सारी ऑडिटिंग हुई है, सब कुछ सही है, आप इस पे भरोसा कर सकते हो। 143 सबसेक्शन 3 कहता है ऑडिटर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स मस्ट रिपोर्ट, auditors must report information or explanation necessary for the conduct and if not the details of it। सारी जो भी इनसे इंफॉर्मेशन मांगी गई है वो देगा ऑडिटर। दूसरा, whether the client maintained the proper books of accounts or not, ठीक है, वो ये भी बताएगा कि इसने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रॉपर मेंटेन करा या जाली मेंटेन करा या कच्चे कागज पे मेंटेन करा है। तीसरा, ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 8 रिसीव हुई थी ऑडिटर को या नहीं हुई थी, ये बताएगा। इतना क्लियर हो गया। अब 143 के ना जो बाकी के सेक्शंस हैं वो मैं एंड में अगर टाइम बचा तो वी विल डिस्कस, नहीं तो मैं मेन पे आ रहा हूँ अभी, ठीक है। 3 करा दिए मैंने, 143 सबसेक्शन 1, 2 एंड 3, ठीक है, बाद में करते हैं बाकी के। 144 क्या होता है, ऑडिटर नॉट टू रेंडर सर्टेन सर्विसेज, प्रोहिबिटेड सर्विसेज, जो भी हमने ऑलरेडी कवर की हैं, वो कौन सी थी? बुक कीपिंग, इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, फिर डिजाइनिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज, डिजाइनिंग एंड, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरनल। तो ये सब नहीं कर सकता ऑडिटर, ठीक है, क्योंकि अगर उसने ये सब कर दिया तो वो ऑडिटर बनने के लायक Directly नहीं या रहा। फिर indirectly। बैठ जा, वेरी गुड, शाबाश, तू हो जाएगी पास। चलो भाई, सेक्शन 145 कहता है साइनिंग ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, साइन भी करना है। ऑडिटर शैल साइन द ऑडिट रिपोर्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है। अगर कोई क्वालिफिकेशन या कोई उसने अपनी किसी भी मैटर पे कोई कमेंट देना है और ये भी बताना है बेटा उसमें कि इससे हमारी कंपनी की इमेज पे, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे आने वाले टाइम में क्या असर होगा, और उसको रीड किया जाएगा जनरल मीटिंग में। जो उसका कमेंट होगा इट शुड बी read in the general meeting and shall be kept for inspection by members of the company। जो उसने ओपिनियन दिया है ना उसको संभाल के रखना है ताकि किसी मेंबर ने वो आके पढ़ना है तो वो पढ़ सके। क्लियर है? हाँ जी। ये था सेक्शन 145। 146 इज ऑडिटर्स रिपोर्ट और राइट टू अटेंड द जनरल मीटिंग। ओके, मोनिका दीदी, क्या एक ऑडिटर का हक है जनरल मीटिंग अटेंड करने का? ओके, सिट डाउन। आशुतोष, क्या एक ऑडिटर का हक है बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का? नहीं, बोर्ड मीटिंग तो बोर्ड से। बैठ जाओ, वेरी गुड। बोर्ड मीटिंग अटेंड करने का उसका कोई राइट नहीं है। जनरल मीटिंग अटेंड करने का उसका राइट है, वो कर सकता है। और अगर उसने खुद नहीं भी आना ना, वो किसी प्रॉक्सी, वर्ड नहीं बोलना था, रिप्रेजेंटेटिव, प्रॉक्सीज फॉर शेयर होल्डर्स। रिप्रेजेंटेटिव। क्या ऑडिटर और शेयर होल्डर में फर्क नहीं है यार कोई? ऑडिटर कैन सेंड इज रिप्रेजेंटेटिव एंड यू शुड बी क्वालिफाइड ऑडिटर, ठीक है, ऐसे ही कोई उठा के नहीं भेज देना। क्लियर हो गया? He shall have the right to be heard at such meeting or any part of business which concerns him as an auditor. Any doubts? नो सर। अगर मान लो मोनिका ऑडिटर ने जनरल मीटिंग अटेंड नहीं करी, should he be guilty of it? Yes, sir. No, it is his right, not an obligation. But sir, उसका पास एक हक है कि वो जा सकता है जनरल मीटिंग में, बट ये ड्यूटी नहीं है उसकी, उसको जाना ही जाना है। सुनो ध्यान से, इफ ऑडिटर डज नॉट अटेंड जनरल मीटिंग विल ही बी गिल्टी? द आंसर इज नो। पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन ये भी, नो। इट इज हिज राइट टू अटेंड द मीटिंग एंड नॉट एन ऑब्लिगेशन ऑन हिम टू अटेंड द मीटिंग। बस इतनी एक लाइन लिख देना। क्लियर है? but उसका section। जरूरी है ना जाना तो। पर नहीं जा पाया तो नहीं सही, बाद में डिस्कस करना डाउट्स। मेरे को पढ़ाने तो बहुत पढ़ा है भाई। पनिशमेंट फॉर कॉन्ट्रावेंशन अंडर सेक्शन 147 25,000 से लेके 5 लाख तक। एनी डाउट्स? यही है ना? से 1 लाख बोलते नहीं। हाँ जी। ऑफिसर के केस में
और इफ ऑडिटर कॉन्ट्रावीन्स एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 144, 145 और 139, फाइन 25,000 से लेके 5 लाख और 4 times द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर. और 5 Remember? whichever is lower. Contravention with provision, knowingly, willingly, with intention to deceive the company or its shareholders or any tax authorities. 8 times. Now, imprisonment एक साल, for term, which may extend to 1 year. 1 year. 1 year. Which may extend to 1 year. चेंज होगी हो तो पता नहीं भाई. नहीं, टर्म 1 का year, मतलब 1 बेटा जो कोर्ट बोलेगा. यही तो ज्यादा यार. टर्म का मतलब है जो कोर्ट बोलेगा. 3 months भी हो सकती है. मैक्सिमम 1 साल है. ठीक है. फाइन शेल नॉट बी लेस देन 50,000 और मैक्सिमम 25 लाख और 8 times of the remuneration of the auditor whichever is less. अब बोल वंशिका. दोबारा बोलो, ये लिमिट दोबारा बोल लो. अरे ऊपर ये फाइन शेल नॉट बी लेस देन 50,000 एंड मैक्सिमम 25 लाख. हमारी ठीक बुक है, में 25 लाख. ऊपर 50,000 लिखा और टेबल में 25 लिखा हुआ. 50,000 इज द करेक्ट आंसर. अरे वो अमेंडमेंट तो नहीं है नीचे टेबल वाली. नीचे डेट तो नहीं दे दी कि ये अमेंडमेंट है. नोट्स में पढ़ लो. पता है ऊपर एक्सप्लेनेशन में वही लिखा है 50 और 25 लाख. नीचे जो टेबल बना के लिखा है उसमें 25 Misprint है. 5 लाख. ये कर लो भाई. 50,000 और 25 लाख. 50,000 और 25 लाख. 50,000 और 25 लाख. और ऑडिटर्स की रेम्यूनरेशन का मेरी फेवरेट नंबर 8 times. देखा विच एवर इज लेस. चलो 147 सबसेक्शन 3 क्या कहता है. अगर उसने कोई कन्विक्ट हुआ है अंडर सबसेक्शन 2 ही शैल बी लायबल टू रिफंड द रेम्यूनरेशन रिसीव्ड बाय हिम टू द कंपनी. ठीक है. अगर वो और कोई कन्विक्टेड damages बंदा भी है है, तो? अगर वो कन्विक्ट मैं पढ़ा लूँ. अगर वो कन्विक्टेड बंदा है तो उसको सारी रेम्यूनरेशन जो मिली थी कंपनी से वो वापस करनी पड़ेगी प्लस उसको डैमेजेस भी देने पड़ेंगे. पे फॉर द डैमेजेस टू द कंपनी और स्टैट्यूटरी बॉडीज और अथॉरिटी और मैनेजर्स और क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी जिसको उसके फ्रॉड से कोई लॉस हुआ है उस बंदे को जाके उसको वो डैमेजेस पे करने पड़ेंगे क्योंकि उसने मिसलीडिंग स्टेटमेंट दी होगी. उस मिसलीडिंग स्टेटमेंट से लॉस हो गया. समझ गए. हाँ जी. और उसको ये सब कुछ ऑडिट रिपोर्ट में लिखा होना चाहिए तभी वो डैमेजेस देगा. तभी वो मिसलीडिंग स्टेटमेंट मानी जाएगी. सेक्शन 147 सबसेक्शन 4 क्या कहता है. सेंट्रल गवर्नमेंट shall by notification specify any statutory body or authority or an officer for ensuring prompt payment of damages to the company or persons under clause 2 of subsection 3 and such body, authority or officer shall after pay the damages to such company or persons file a report with central government in respect of making such damages in such manner or may be specified in said notification. समझाओ मनन. सर अब ऑडिटर अगर गिल्टी प्रूव हो गया तो एक बंदा होना चाहिए ना कि उसके लिए कि उसने पेमेंट कर भी दी है कि नहीं, पेमेंट कर दी है कि नहीं. तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो डायरेक्शंस इशू करेगी वैसे प्रॉपर पेमेंट होगी. वो रिपोर्ट बना के भेज देगा गवर्नमेंट को कि हमने सारी पेमेंट्स डैमेजेस पे कर दी है. एनी डाउट्स. नो सर. इसका सबसेक्शन 5 कहता है वेयर इन केस ऑफ कंपनी बीइंग कंडक्टेड बाय एन ऑडिट फर्म it's proved that the partner or partners have acted in the fraudulent manner. ठीक है. और abetted, ये वर्ड याद कर लेना. और colluded, तू भी पास हो जाएगा. in any fraud by or in relation to by company or its directors officer the liability can be civil liability and the liability can be the criminal liability as provided in the act or in any other law for the time being in force. ये लॉ की लैंग्वेज ये लिखनी है वहाँ पे प्रोविजन प्रॉपर. फॉर सच एक्ट शेल बी द पार्टनर और पार्टनर्स कंसर्न्ड ऑफ द ऑडिट फर्म एंड ऑफ द फर्म जॉइंटली एंड सेवरली. समझ में आया. आशुतोष एक्सप्लेन जल्दी. सर इसमें ये है कि जेडी जैसे फर्म है मेरी उसमें कोई भी उसने फ्रॉड कर दिया तो उसमें पहली बात तो सेक्शन अपना वो लग जाएगा क्रिमिनल लॉ और उसमें क्रिमिनल ऑफेंस वाला और सिविल ऑफेंस वाला अपना रूल्स लग जाएंगे इस एक्ट में जो दिया हुआ या फिर कोई और एक्ट में जो मैंने दिया हुआ है जो भी प्रोविजंस है उसकी वो लगेंगी. साथ में जो जॉइंटली भी हो सकते हैं सारे बंदे लाइबल और इंडिविजुअली भी हो सकते हैं. मतलब कि समझ लो इन दोनों ने फ्रॉड नहीं किया मैंने और इसने फ्रॉड किया तो फिर मैं और यही फंसेंगे ये दोनों नहीं फंसेंगे. ठीक है. वेरी गुड. सिट डाउन. तू भी पास हो जाएगा. चलो भाई. अदर राइट्स ऑफ ऑडिटर. अदर राइट्स ऑफ ऑडिटर में याद रखना राइट ऑफ लियन होता है जैसे सोगा में होता है. हाँ जी. हाँ जी. सोगा में क्या पढ़ा था. अनपेड सेलर पढ़ा था. अगर प्राइस नहीं मिला वो लियन गुड्स रख लेगा अपने पास. अब मान लो मैं ऑडिटर हूँ और मनन ने मेरे से ऑडिट कराया और मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स रख लूंगा अपने पास. मैं नहीं देता. पहले पैसे दो. समझ गए. हाँ जी. ऑडिटर्स रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली रूल 11 ये कहता है कि जो क्लाइंट की पेंडिंग लिटिगेशन चल रही है
पेंडिंग लिटिगेशन, क्लाइंट की, मान लो आप किसी का ऑडिट कर रहे हो और उसके ऊपर कोई केस हो रखा है, ठीक है, तो वो भी आपने बताना है उसकी ऑडिट रिपोर्ट में, और उसकी फिनेंशियल पोजीशन पे क्या असर पड़ेगा उस लिटिगेशन का वो भी लिखना है। समझ में आ गया? और जितने भी फोर्सेबल लॉसेज होंगे, डेरिवेटिव प्लान्स होंगे उसके, वो भी बताने हैं, ठीक है। उसके बाद IEPF, इन्वेस्टमेंट प्रोटेक्शन फंड, एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड, डिविडेंड चैप्टर में, ठीक है, पढ़ा होगा तुमने कि वो जो डिविडेंड नहीं लेते ना, हम ट्रांसफर कर देते हैं फंड में पैसा, अनक्लेम डिविडेंड को, तो वो भी बताना है कि हमने कर दिया, और अगर हमने नहीं किया तो डिले क्यों हो गया करने से। डीमोनेटाइजेशन के बारे में भी बताना है, लेकिन अब डीमोनेटाइजेशन हर साल तो नहीं होती, तो एक क्लॉज अब डिलीट हो चुका है, ठीक है, समझ गए? हाँ जी। अब मैंने कुछ तुम्हें सेक्शन छुड़वाए थे 143 के, टाइम है हमारे पास अभी 10 मिनट, हम वो कर लेते हैं डिस्कस छोटे से। 143 का सबसेक्शन 3 हो चुका था, 4 पे आ गया मैं। 4 पे मैं If auditor gives clear report, but if he wants to modify that report or qualify that report, he must give a reason. अगर ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाई करना है या मॉडिफाई करना है तो वो रीजन देगा मैं क्यों करना चाहता हूँ, बस इतना सा सेक्शन था। 143 सबसेक्शन 12 क्या कहता है, अगर हम इसको रूल 13 के साथ पढ़ें, फ्रॉड रिपोर्ट करना है, फ्रॉड रिपोर्ट करना है, फ्रॉड डन बाय कंपनी, बाय ऑफिसर और एम्प्लॉय, फ्रॉड डन बाय कंपनी, बाय ऑफिसर और एम्प्लॉय। देखो यहाँ पे फ्रॉड का अमाउंट 1 करोड़ से कम हो सकता है या 1 करोड़ से ज्यादा हो सकता है। अगर फ्रॉड 1 करोड़ से कम है, अगर फ्रॉड 1 करोड़ से कम है तो 2 दिन के अंदर अंदर आपको एक ऑडिट कमेटी बनानी है, मतलब उसके पास बताना है, ऑडिट कमेटी को बताना है। अगर ऑडिट कमेटी नहीं बनी हुई तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताना है। क्या बताना है? 3 चीजें, नेचर ऑफ फ्रॉड, अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ फ्रॉड, ऑन पार्टीज इन्वॉल्व। पक्का बात है। बट अगर एक उसमें ये भी केस था ना कि अगर उसका तो पर्सन नहीं बताने होते, कि एक चीज अगर होती तो पर्सन का नाम नहीं डिस्क्लोज करना होता, कॉन्फिडेंशियल मैटर। सर वो इसमें नहीं है। तो बोर्ड डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट होएगा वो। नहीं अच्छा चलो बाद में ढूंढना, बाद में बुक बंद कर दो, क्लोज द बुक। तो अगर 1 करोड़ से कम का फ्रॉड किया है तो आप पहले ऑडिट कमेटी को जाके बताओगे। ऑडिट कमेटी नहीं है कंपनी की तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताओगे। 3 चीजें बतानी है, नेचर ऑफ फ्रॉड, अमाउंट ऑफ फ्रॉड इन्वॉल्व अप्रॉक्सीमेटली एंड पार्टीज इन्वॉल्व। क्लियर है? अब अगर 1 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाके बताना है 2 दिन के अंदर अंदर। अब सेंट्रल गवर्नमेंट को कैसे बताओगे, ध्यान से सुनिएगा। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाएंगे या ऑडिट कमेटी के पास जाएंगे, वो रिप्लाई करेगी 45 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। अगर उनका रिप्लाई आ गया, 15 days। वेरी गुड, तो 15 दिन के अंदर अंदर आप ADT4 को जमा करोगे सेंट्रल गवर्नमेंट की ब्रांच में। अब सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे है MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। इसमें 3-4 चीजें बतानी है फिर से। पहली नेचर, दूसरा अमाउंट, तीसरा पार्टीज इन्वॉल्व, चौथा BOD की रिपोर्ट जो उन्होंने बनाई होगी, 5वां खुद का स्टेटमेंट ऑडिटर का कि उसको क्या लगता है। ये 5 चीजें याद कर लो, नेचर, अमाउंट, पार्टीज इन्वॉल्व, BODs की रिपोर्ट और खुद की स्टेटमेंट। क्लियर है? एनी डाउट्स? ये बताएंगे कि रिपोर्ट नहीं किया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, अगर वो रिप्लाई नहीं आया ना तो आपने ये भी बताना है उनको कि उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं किया। और जो आपने MCA को भेजना है ना, ये वो ईमेल भी कर सकते हो, पोस्ट भी कर सकते हो, लेकिन आपके लेटर हेड पे होना चाहिए प्रॉपर्ली। समझ गए? अपना फोन नंबर भी देना है साथ में। हाँ जी। एनी डाउट्स? सर अच्छा, एक और भी ध्यान रखना, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं ना, शेल मेंटेन एंड मेंशन दिस इन बोर्ड रिपोर्ट अबाउट द सेम फ्रॉड एंड ऑल्सो मेंशन अबाउट व्हाट रेमेडियल एक्शन वाज मेड एंड व्हाट नॉट। अगर रेमेडियल एक्शन लिया गया है तब भी वो अपनी बोर्ड रिपोर्ट में लिखेंगे, अगर नहीं लिया गया तब भी वो बताएंगे। एनी डाउट्स? ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। CAG में भी है। चलो भाई, सेक्शन मैंने ना आपका हो गया तो जाओ। सेक्शन 143 सबसेक्शन 13 क्या कहता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का कंट्रोलर। अगर ऑडिटर ने गुड फेथ, अगर ऑडिटर ने गुड फेथ पे काम किया है और उसको फ्रॉड नहीं मिला तो हम ये मानेंगे कि ठीक है भाई, तूने गुड फेथ में काम किया, तेरे पे कोई वो हम कोई डिस्क्वालीफाई, कोई गिल्टी होने की लोड नहीं है, रोने की लोड नहीं है, ठीक है। सबसेक्शन 13 ये कहता था। 143 सबसेक्शन 14 ये कहता है CA वाला काम सिर्फ CA नहीं करेगा, CMA भी करेगा। कॉस्ट ऑडिटर CMA होता है, ठीक है। कॉस्ट ऑडिटर कर सकता है, CMA कर सकता है, और कंपनी सेक्रेटरी भी कर सकता है। एनी डाउट्स? हाँ जी। 143 सबसेक्शन 15 कहता है फाइन फॉर कॉन्ट्रावेंशन। लिस्टेड कंपनी के लिए 5 लाख, अनलिस्टेड कंपनीज के लिए 1 लाख, ठीक है। हाँ जी। सप्लीमेंट्री ऑडिट, वेरी इंपॉर्टेंट। सबसेक्शन 6। 5, 6, 7. वेरी गुड। 143 सबसेक्शन 5, 143 सबसेक्शन 6, 143 सबसेक्शन
सप्लीमेंट्री शीट लेते हैं ना, आंसर शीट, हाँ जी। क्या बोलते हो? एक्स्ट्रा हाँ शीट। तो जी। एक्स्ट्रा ऑडिट को बोला जाता है सप्लीमेंट्री ऑडिट। 143 सबसेक्शन 5 चाहे सबसेक्शन 6 हो, चाहे वो सबसेक्शन 7 हो, सिर्फ एप्लीकेबल है गवर्नमेंट कंपनीज पे, ठीक है। 143 सबसेक्शन 5 क्या कहता है? मोहनिका बताओ जल्दी से। कि जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता है वो पहले बताएगा ऑडिटर, पहले वो ऑडिटर अपॉइंट करेगा, फिर वो बताएगा कि कैसे तुम्हें ऑडिट करना है, ठीक है। फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब ऑडिट करके दे देगी तो उसमें साथ में लिखेगी कि मैंने कैसे आपकी डायरेक्शंस को जो है फॉलो करा है। और वेरी गुड। इसमें मेन 3 चीजें याद कर ले। डायरेक्शन डायरेक्शन कौन देगा? C&AG। Controller। फिर ऑडिटर उस पर क्या करेगा? एक्शन। तो पहला वर्ड हो गया डायरेक्शन, दूसरा वर्ड हो गया, और तीसरा उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे। ये 3 चीजें हैं इसमें, डायरेक्शन, एक्शन एंड इम्पैक्ट। क्लियर? हाँ जी 143 सबसेक्शन 6 क्या बोलता है? सप्लीमेंट्री ऑडिट करा सकता है, मतलब से जी कि अगर कोई और बंदा जो इसको प्रॉपर नहीं आता, मतलब मेरे को कि आशुतोष। 60 डेज वो करवा सकता है सप्लीमेंट्री। वेरी गुड। 60 डेज में करवा सकते हैं जो सप्लीमेंट्री audit ऑडिट। report- जो audit रुको, report- बस जो ऑडिट रिपोर्ट आपने सबमिट की होगी ना C&AG को, 60 डेज के अंदर अंदर वो चेक करवा सकता है C&AG कि कुछ और ऑडिट करवाना है कि नहीं करवाना है, या ये सफिशिएंट ऑडिट था। अगर उसको कोई और ऑडिटर भी, एक से ज़्यादा भी ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ेगा C&AG को, तो वो कर लेगा अपॉइंट। क्लियर है? फिर जो कमेंट्स होंगे ना हाँ जी ऑडिट रिपोर्ट के और सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट के, वो सारे सर्कुलेट भी करने हैं शेयर होल्डर्स को। क्लियर हाँ है? जी। ये था 143 सबसेक्शन 6। दोबारा पढ़ते हैं। ऑडिट, C&AG के पास ऑडिट रिपोर्ट आई, उसने वो ऑडिट रिपोर्ट पढ़ी और उसको लगा कि नहीं यार ये ऑडिट ना मज़ा नहीं आया, और करवाओ, इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन निकलवाओ, ये कंपनी कोई झोल कर रही है। तो वो अपना कोई और ऑडिटर भेजेगा, अपॉइंट करेगा, फिर वो एक सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट लेके आएगा। फिर वो ऑडिट रिपोर्ट, सप्लीमेंट्री ऑडिट रिपोर्ट और कमेंट ऑफ C&AG, जो कमेंट किया होगा उन्होंने C&AG ने, उन सबको कंपनी को दे देगा कि अपने शेयर होल्डर्स को ये क्या कर दो? सर्कुलेट। यहाँ पे 143 सबसेक्शन 6 समाप्त। अब रह गया लास्ट सेक्शन इसका 143 सबसेक्शन 7, दैट इज CAG के पास पावर है टेस्ट ऑडिट करने की अपने अकॉर्डिंगली, अपने रूल्स के अकॉर्डिंगली। समझ गए? हाँ जी बस यही है इसमें, कि कुछ और भी है? कुछ नहीं था। ठीक है। ब्रांच ऑडिट अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 8। 3 तो पढ़ लिया हमने। 3 किस चीज़ में? बस इंक्वायरीज यार थी शायद, इंक्वायरीज थी। सुनो अब ध्यान से। जो ब्रांच हो सकती है बेटा वो इंडिया भी हो सकती है, Foreign वो भी हो फॉरेन सकती भी है। हो सकती है। अगर वो इंडियन ब्रांच है उसको कौन ऑडिट करेगा? CA कंपनी का ऑडिट, या फिर जो या qualified बंदा है, CA जो अंडर कंपनीज एक्ट CA बना हुआ है, हाँ जी, ठीक है। हाँ। अगर वो फॉरेनर है कोई तो बंदा any कोई other accountant। अकाउंटेंट भी हो सकता है। तो वो फॉरेन कंपनी में जो ऑडिटर अपॉइंट होगा वो तो कर ही सकता है, Any- प्लस वो Country के- उस कंट्री का CA होना चाहिए, हाँ जी ठीक है। या उनके एक्ट के अकॉर्डिंगली कोई भी हो सकता है वो। हाँ फॉरेन कंपनी का ऑफिस लिखा हुआ है। account। समझ गए बच्चों? हाँ जी ओके। 143 सबसेक्शन 9 क्या कहता है? शेल कंडक्ट द ऑडिट बाय कंप्लाइंग द स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग। जो भी एक ऑडिटिंग के स्टैंडर्ड्स तुम ग्रुप 2 में पढ़ोगे, वो सारे सबसेक्शन 9 में वो ये बोल रहा है कि सारे कंप्लाई करने हैं, कोई भी स्टैंडर्ड को तोड़ना नहीं, अपने रूल्स एथिक्स को नहीं भूलना। सेक्शन 143 सबसेक्शन 10 कहता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है शेल प्रिस्क्राइब द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग आफ्टर कंसल्टेशन विद NFRA। NFRA स्टैंड्स फॉर, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। ठीक है, ठीक है। हाँ जी सेकंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, कॉस्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 148, ठीक है। कॉस्ट ऑडिट करता है CMA। कौन करता है? CA ध्यान से सुनना। कॉस्ट अकाउंटिंग की जो ऑडिटिंग, जो सेमेस्टर 3-4 में तुमने कॉस्ट पढ़ी थी, उसकी ऑडिटिंग। एप्लीकेबिलिटी ऑफ मॉनिटरिंग कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। Every company, whether is regulated or unregulated sector, shall maintain costing records if aggregate turnover of the company in previous year is minimum 35 crores। से समझ आ गया? एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट और कॉस्ट रिकॉर्ड ऑडिट, ठीक है, यही है। अब इसमें दो चीज़ें, दो टाइप्स हैं, एक रेगुलेटेड सेक्टर टाइप ए और एक अनरेगुलेटेड सेक्टर टाइप बी। अब रेगुलेटेड सेक्टर में ना 80I की रिडक्शन याद करो, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज, टेली कम्युनिकेशन, सैटेलाइट वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। अब इसमें 6 पॉइंट याद करने वाले हैं। पहला टेली कम्युनिकेशन, दूसरा पावर, तीसरा पेट्रोलियम, चौथा ड्रग्स, पांचवा शुगर, छठवां फर्टिलाइजर्स। ये टाइप ए की टाइप्स हैं, बुक में नहीं होंगी शायद, नंबर लिखना है सर। चलो छोड़ो। सिर्फ बताना तो है। टाइप ए लिख लो फटाफट। टेली कम्युनिकेशन, है सर वैसे हाँ जी हाँ जी, MCQs आए हुए हैं। बोलना। टेली कम्युनिकेशन, पावर, इट्स पावर, हाँ जी पेट्रोलियम, पेट्रोल- मनन, आई मीन ड्रग्स, पेट्रोलियम, शुगर, मेरी ड्रग है वो, थी मतलब अब नहीं रही, फर्टिलाइजर्स,
नहीं, पेस्टिसाइड्स नहीं है। ये है। अब सुन लो, रूल सुन लो बच्चों प्लीज। जो टाइप ए है, रेगुलेटेड सेक्टर है, जो ये जो 6 पॉइंट मैंने आपको बताए, कॉस्ट रिकॉर्ड ऑडिट तब करना है अगर इनकी एग्रीगेट टर्नओवर मिनिमम 50 करोड़ है पिछले साल में। एग्रीगेट टर्नओवर 50 करोड़। एग्जाम्पल देखते हाँ हैं। जी हाँ जी। जी सर। मान लो एक कंपनी है, वो 3 प्रोडक्ट्स बना रही है, तीनों प्रोडक्ट्स की टर्नओवर ना 20 करोड़ होगी, हाँ जी। तो टोटल टर्नओवर कितनी होगी? होगी कंडीशन सेटिस्फाइड। बट ये कॉस्ट रिकॉर्ड ऑडिट नहीं करेगा जब तक ए और बी के आइटम जब तक तीनों का इंडिविजुअल टर्नओवर 25 करोड़ ना हो। 25 समझ में आया? जी। दोबारा बताऊं, हाँ जी। 3 प्रोडक्ट्स बनाते हो आप, तीनों की टर्नओवर कितनी है? 20 करोड़, टोटल टर्नओवर 60 करोड़। होगी कंडीशन सेटिस्फाई 50 करोड़ वाली। लेकिन वो कहता है कॉस्ट रिकॉर्ड ऑडिटिंग तभी होगी जब आपकी इंडिविजुअल प्रोडक्ट की टर्नओवर 25 करोड़ से ज़्यादा होगी। एनी डाउट्स? सिर्फ टेबल एक ही नहीं थी। नहीं बेटा, पढ़ लेना ध्यान से। सर, नहीं, रिकॉर्ड दो थे अलग इसमें। है और कॉस्ट ऑडिट है। जो हाँ, ऑडिट में था ना, Cost जो audit में ए वाला है, ए आइटम वाला रेगुलेटरी सेक्टर है, तो उसमें वो 25 करोड़ वाली और 50 करोड़ वाली लिमिट है। और जो आइटम बी है, मतलब उसमें बी भी है, हाँ। तो उसमें 35 करोड़ इंडिविजुअली और 100 करोड़ फुली, मतलब वो ऐसे। वही बताने लगा हूँ मैं। या अनरेगुलेटेड सेक्टर में एग्रीगेट टर्नओवर 100 करोड़ हो गया, डबल हो गया, ठीक है। और वहाँ इंडिविजुअली 25 की जगह 35 करोड़ हो गया। एनी नो डाउट्स? सर। मतलब वो अनरेगुलेटेड से कर रहा है तो उसकी 35 होनी चाहिए। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर डिपेंड्स वेदर द ऑडिट कमेटी एग्जिस्ट नॉट और नॉट। अगर ऑडिट कमेटी एग्जिस्ट करता है तो वही अपॉइंट करेगा, अगर नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। कौन करेंगे? कॉस्ट ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। पहले कौन करेगा? ऑडिट कमेटी। लेकिन ऑडिट कमेटी अगर है ही नहीं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास पावर चली गई। रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करेगा? फिक्स बोर्ड करेगा, रिकमेंड उनको ऑडिट कमेटी करेगी और अप्रूव शेयर होल्डर्स करेंगे। ठीक है। टाइम लिमिट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सीए within 180 days of starting of financial year and within 30 days उसको आपको ऐसा CRA 2 में ROC को जमा कराना है कि अपॉइंट हो गया। CRA 2 में ROC को जमा कराना है कि हमने उसको अपॉइंट कर लिया। दोबारा सुनो, जब आपने CA अपॉइंट कर लिया, कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट CM में अपॉइंट कर लिया कॉस्ट को ऑडिट करने के लिए, तो 180 दिन के अंदर अंदर अपॉइंट करना है। फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा जब 1 अप्रैल को, और जब अपॉइंट हो गया उसके 30 दिन के अंदर अंदर आपको ROC को देना है। CRA फॉर्म नंबर CRA 2 के अंदर बताना है 30 डेज के अंदर अंदर। एनी डाउट्स? No, sir. ठीक है। कैजुअल वैकेंसी हो सकती है इसमें भी, जो आपने अपॉइंट करा वो मर गया, वो लुनाटिक हो गया, वो इडियट हो गया, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स उस वैकेंसी को फिलअप कर देंगे 30 दिन। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 दिन, ठीक है। और अगले 30 दिन के अंदर अंदर ROC को बता देंगे कि हमने अपना अपॉइंट कर लिया। रिमूव कैसे करेंगे इसको? रिमूव बड़ा इजीली कर सकते हैं, बाय पासिंग BR एट BM। मतलब बोर्ड रेजोल्यूशन बोर्ड मीटिंग में पास हुआ और CA रिमूव। ये वाला CA कॉस्ट अकाउंटेंट है ना, उसकी इतनी वैल्यू नहीं है। ठीक है। चलो, पावर्स एंड ड्यूटीज एंड डिसक्वालिफिकेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट सेम है, बिल्कुल सेम पावर्स हैं जो नॉर्मल चार्टर्ड अकाउंटेंट की जो ऊपर पढ़ी थी हमने। कंपनी एंड कंपनी ऑडिटर कैन नॉट बी बिकम द कॉस्ट ऑडिटर। जो कंपनी ऑडिटर होता है वो कॉस्ट ऑडिटर नहीं बन सकता। ठीक है। ये सारे सबसेक्शन है, मैंने 9 वाइज लिखे हुए हैं, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है। टाइम लिमिट ऑफ कंप्लीशन ऑफ द कॉस्ट ऑडिटर 180 डेज ऑफ द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जैसे फाइनेंशियल ईयर क्लोज हुआ 31 मार्च को, तो उसके 180 दिन के अंदर अंदर आपको कॉस्ट ऑडिट खत्म करना है। ठीक है। प्लस सब्सिडरी नहीं, प्लस सबमिट हिज कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इन CRA 3 to the company and company within next 30 days will submit to the ROC. Any doubts? नो सर। मुझे पता नहीं CRA 4 है कि नहीं उसका, ये तूने जो बोल दिया आई एम नॉट श्योर। ठीक है। एग्जाम्पशंस फ्रॉम कॉस्ट ऑडिटिंग। कौन सी कंपनीज एग्जाम्प्टेड हैं जिनको कॉस्ट ऑडिटिंग नहीं करनी? पहला, जो ऑपरेट कर रही हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर, चुप हो जा शुभ। दूसरा, जो एक्सपोर्ट करती हैं, चुप, जो एक्सपोर्ट करती हैं और उनका मैक्सिमम रेवेन्यू 75% रेवेन्यू बाहर से ही आ रहा है। ठीक है, एक्सपोर्ट से ही आ रहा है। तीसरा, वो मैन्युफैक्चरिंग करती हैं लेकिन अपनी कंजम्पशन के लिए, उनको कॉस्ट अकाउंटिंग ऑडिट करने की लोड नहीं है। उनको कॉस्ट रिकॉर्ड्स बनाने की लोड है लेकिन ऑडिटिंग करने की लोड नहीं है। जो ऑडिट कमेटी बनाते हो उसमें 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए, जिसमें से 2 मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की होनी चाहिए। समझ में आया? एप्लीकेबिलिटी कॉस्ट ऑडिट कमेटी की एप्लीकेबिलिटी, लिस्टेड कंपनी, अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है
अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, अगर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो उसकी पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 10 करोड़ होनी चाहिए, बोरोइंग 50 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए, टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। क्लियर है? 10-10-50 हाँ 10-10 कैसे? पेड अप शेयर कैपिटल 10, टर्नओवर 10 और बोरोइंग 50। ठीक है, टर्नओवर 100 थी शायद। चेक करो, अभी करो जल्दी। टर्नओवर नहीं। ठीक है, टर्नओवर 100 करोड़। ठीक है, कोई एक भी कंडीशन इसमें से सेटिस्फाई होगी तो ऑडिट कमेटी बनेगी उसकी। ठीक है, मैं एक बार ये अभी नेट पे चेक करूंगा आफ्टर द क्लास। चलो, ऑडिट कमेटी की एग्जाम्पशन कब नहीं बनानी? अगर वो होली ओन सब्सिडरी कंपनी है, ठीक है, पूरे 100% शेयर्स उसके जॉइंट होल्डिंग के पास हैं, या वो जॉइंट वेंचर है या डॉर्मेंट कंपनी को भी ऑडिट कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब फंक्शंस क्या होते हैं ऑडिट कमेटी? वो रिकमेंड करती है कि ऑडिटर कौन बनेगा, वो रिकमेंड करती है ऑडिटर की रेम्यूनरेशन कितनी रखनी है, वो ये देखेगी कि ऑडिट सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंडिपेंडेंटली हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो सारी फिनेंशियल स्टेटमेंट्स और ऑडिट रिपोर्ट को रिव्यू करेंगे, वो अप्रूव करेंगे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को, वो स्क्रूटिनी करेंगे इंटर कंपनी लोन्स को, ठीक है, वो वैल्यूएशन करेंगे एसेट्स की कंपनी की। ये ऑडिट कमेटी का काम है। ठीक है सर। इसमें से कितने पॉइंट्स याद थे? ऑनेस्ट आंसर। ऑडिट कमेटी 3 मैक्स। कर लेना ये याद, दोबारा याद कराऊं? पहले वो रेम्यूनरेशन का नाम देंगे, ऑडिटर का नाम देंगे, इसको ऑडिटर बनाओ। दूसरा, वो उसकी रेम्यूनरेशन को फिक्स करेंगे। तीसरा, वो चेक करेंगे ऑडिट इंडिपेंडेंटली हो रहा है, सही हो रहा है, गलत हो रहा है, कोई बीच में फ्रॉड तो नहीं हो रहा। चौथा, वो ये चेक करेंगे कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है, जो ऑडिट रिपोर्ट बनी है, वो एज पर नॉर्म्स ऑफ लॉ बनी है कि नहीं बनी। पांचवा, वो ये चेक करेंगे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अप्रूवल है कि नहीं है। ठीक है, उसके बाद है वो इंटर कंपनी लोन्स अगर हैं तो उनकी स्क्रूटिनी करेंगे, कितना इंटरेस्ट रह गया, आउटस्टैंडिंग अमाउंट, प्रिंसिपल इंटरेस्ट, ये, और जितनी भी कंपनी की एसेट्स हैं उनको वैल्यू करेंगे। एनी डाउट्स? चले आगे। ओके, ये फिर कॉस्ट ऑडिट कमेटी का था। सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिट। सेक्शन 138 इंटरनल ऑडिट, ये मिस कराया था मैंने कल वाले चैप्टर में, अब कवर कर रहे हैं। चेकिंग द इंटरनल कंट्रोल एंड डे टू डे ऑपरेशंस। ठीक है, एप्लीकेबिलिटी ऑन लिस्टेड कंपनीज एंड ओनली अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज। अब अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज उन पे एप्लीकेबल होगा जिसके डिपॉजिट्स मिनिमम 50 हैं, 25 हैं, 25 डिपॉजिट्स 25 हैं, डिपॉजिट्स 25 हैं। प्रीसीडिंग ईयर। ठीक है, हाँ। पेड अप शेयर कैपिटल मिनिमम 50, टर्नओवर 200, वेरी गुड। और लोन्स का अमाउंट, वेरी गुड, सब पास हो तुम। चलो, प्राइवेट कंपनी के दोबारा बता देता हूँ, जो भी पीछे पड़े थे ना उनको डबल कर दे। नहीं 50 200 100 25। हाँ, पेड अप 25 डिपॉजिट्स 200 और 100 और 25 में एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम है, ऊपर वाले में नहीं। हाँ, नीचे वाले दो में आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट और हैं। डिपॉजिट्स डिपॉजिट 25, टर्नओवर 200 पेड अप शेयर कैपिटल 50 वेरी गुड, एंड लोन्स 100 वेरी गुड। प्राइवेट कंपनी के लिए दो कंडीशंस हैं, 200 और 200 और 100 100 टर्नओवर। लोन 100, बोरोइंग 100 और टर्नओवर 200। इंटरनल ऑडिट कौन करता है? या कोई भी सीए, सीएमए, सीएस, कोई भी करता है। एम्प्लॉय भी हो सकता एम्प्लॉय को सब लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर एनएफआरए। सेम पॉइंट से सारे। है, कल नहीं है। एनएफआरए की जो रूल 8 एनएफआरए रूल्स 2018 comply with the auditing standards of the company body corporate governed with under rule number 3। जो एनएफआरए है ना वो रिव्यू करेगा वर्किंग पेपर्स को, किसको? वर्किंग पेपर्स, ऑडिट प्लान्स, डॉक्यूमेंट्स एंड कम्युनिकेशंस रिलेटेड टू द ऑडिट्स। ठीक है, इवैल्यूएट करेगा क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स को। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स ठीक हैं, अकॉर्डिंगली ऑडिट के जितने भी सिस्टम बने हुए हैं वो ठीक हैं, कोई घपला तो नहीं है उनमें। परफॉर्म ओवर टेस्ट अदर टेस्टिंग ऑफ ऑडिट, सुपरवाइज करेगा, क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर चेक करेगा ऑडिट का कि वो उन्होंने इंपॉर्टेंट चीज़ों को ध्यान में रखा, स्टैंडर्ड्स को कंप्लाई करा या नहीं। रूल 8 फर्दर क्या कहता है, ध्यान से सुनना, ये इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट, एनएफआरए ऑडिट टू रिपोर्ट ऑन इट्स गवर्नेंस प्रैक्टिसेस and interest process to promote audit quality, reputation and reduce the risk of failure of auditor to take necessary actions। फिर add information from additional information from auditor, explanation of auditor any such matter। उस मैटर में उससे additional information भी मांग सकता है ऑडिटर से। कौन मांग सकता है? एनएफआरए मांग सकता है। फिर सेंड अ प्राइवेट रिपोर्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भी भेज सकता है। फिर उसके पास एक रीज़न भी है बिलीव करने का कि जो लॉ है, जो स्टैंडर्ड्स है वो वायलेट हुए हैं ऑडिटर से, फिर उसके खिलाफ वो इन्वेस्टिगेट भी कर सकता है, उसके अगेंस्ट एक्शन भी ले सकता है। क्लियर है? हाँ जी। बता दे चारों पॉइंट्स, खड़ा हो।
सर NFRA में रिक्वायर अंडर रूल 8। मैं आगे पीछे सुना रहा हूँ। हाँ हाँ कोई बात नहीं। एक तो इसमें ये था कि कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट अपन ने सेंट्रल CG को भेज सकते हैं, ठीक है। दूसरा मेरे को लग रहा है किसी ने फ्रॉड किया होगा तो मैं उस पे एक्शन ले सकता हूँ उसपे। Very good. तीसरा मैं किसी से इन्फॉर्मेशन भी मांग सकता हूँ। वेरी गुड। उसके बाद कि मैं देखूंगा कि उसने जो कंट्रोल सेटिंग जो भी है उसने प्रॉपर्ली मेंटेन करी है कि नहीं करी है। उसके बाद जो नहीं करी है तो मैं उसको और बता दूंगा कि तू ये कर ले भाई। वेरी गुड उसको आंसर। supervise भी करना उसको है। सुपरवाइज भी करना है, और करना है, ये इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी क्वालिटी वर्ड जरूर लिखना है, रेपुटेशन वर्ड जरूर लिखना है, ये बुक्स में होंगे वर्ड्स। हाँ जी हाँ जी। बैठ जाओ। NFRA shall perform monitoring and enforcement activities. Monitoring and enforcement activities of officers and experts. Of officers and through officers. Sorry, off बोल दिया मैंने. Through officers and experts with sufficient experience in their relevant industry. जो मैं NFRA हूँ, जो मेरे को लगता है ना ये बंदा एक्सपर्ट है मेरी फील्ड में, मैं उसको भेजूंगा जाके पता करके, ठीक है, अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंगली। वो जाके एक रिपोर्ट बनाएगा, मुझे देगा। फिर मैं वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आएगी पब्लिश करूंगा अपनी वेबसाइट पे, लेकिन वो पब्लिक इंटरेस्ट में होनी चाहिए। अगर वो जनहित में जारी नहीं है, वो किसी को हर्ट कर देगी, किसी के सेंटिमेंट्स को, तो मैं वो कॉन्फिडेंशियल रख लूंगा। समझ गए? ठीक है। हम कोई भी पब्लिक इन्फॉर्मेशन, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन लीक आउट नहीं करेंगे। ओवरसीइंग द क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड सजेस्टिंग मेजर्स फॉर इम्प्रूवमेंट। रूल 9 क्या कहता है इसमें? NFRA कैन आस्क ऑडिटर टू इम्प्रूव हिज ऑडिट क्वालिटी। NFRA ऑडिटर को ये बोलेगा अपनी ऑडिटर क्वालिटी इंप्रूव करो, तुम नालायक हो, ठीक है। उसके बाद चेंज इज ऑडिट प्रोसेस। मुझे लगता है सब कुछ अंशुल के साथ होगा, अगर वो CA बन गई तो उसको बोल देगा अपना ऑडिट प्रोसेस चेंज कर। तीसरा बोलेगा अपनी ऑडिट रिपोर्ट बना दोबारा से, या फिर उसको टाइम लिमिट दे देगा कि अपने डिटेल्ड प्लान्स मुझे सारे लिख के भेज। तो NFRA जब अंशुल दीदी से गुस्सा हो गया, वो सब कुछ करवाएगा उससे। क्या क्या करवाएगा? पहला, अपनी क्वालिटी इंप्रूव करो। आप हमेशा फोन पे लगे रहते हो, दूसरे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को पूछ के लिखते हो बिल्डिंग एसेट साइड पे आएगी कि किसमें आएगी। दूसरा, अपने ऑडिट प्रोसेस को, तेरा भी ऑडिट प्रोसेस को चेंज करने को बोल सकता है, ऑडिट रिपोर्ट बना सकता है, उसको टाइम लिमिट दे देगा कि सारे डिटेल्स प्लान्स बना के मुझे सबमिट करो। क्लियर हो गया? सारी डायरेक्शंस देगा, और फिर ये चेक करेगा क्या उसकी डायरेक्शंस। NFRA will monitor the improvements and take action according to the progress of the auditor. अगर उसने प्रोग्रेस करी तो उसको हम शाबाशी भी देंगे for a time being. उसके बाद NFRA may refer cases with regard to overseeing the quality of auditors and body corporate in Rule 3 to IC recommendation थी to review the board constitution under CA Act 1949, Chartered Accountants Act 1949, or can call for the report or information in respect of such company or body corporate as it deems appropriate. Explain this paragraph. पढ़ बुक से पढ़, लास्ट में ही होगा। NFRA में refer cases with regard to overseeing the quality of auditors or body corporate referred in Rule 3. मिल गया? Read out this paragraph. Hurry up. The NFRA may refer cases with regard to overseeing the quality of service of auditor of companies or bodies corporate referred to in Rule 3 to the Quality Review Board constituted under CA Act 1949, or call for any report or information in respect of such auditors or company or body corporates for such board As it deems appropriate. बस बात खत्म। अब समझा क्या बोल रहा है ये? कि वो क्वालिटी ऑफ सर्विस के लिए रेफर कर सकता है आगे। सब पॉइंट्स में ये है, हम क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, क्वालिटी को इम्प्रूव करेंगे, और क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए हम कुछ भी करेंगे, ठीक है। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई भी रिपोर्ट चाहिए, हम मंगवा सकते हैं किसी से भी। एनी डाउट्स? टेक असिस्टेंस ऑफ एक्सपर्ट्स ऑल्सो। आप एक्सपर्ट्स को भी ले सकते हो ओवर साइट एंड मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है जो भी आपकी रिटर्न्स होंगी ना, वो आपको NFRA को सबमिट करनी है बिफोर और ऑन 30th November every year इन फॉर्म नंबर NFRA 2। हर कंपनी और क्लास ऑफ ऑडिटर को एक रिपोर्ट सबमिट करनी होती है इन फॉर्म नंबर NFRA 2। समझ गए? 30th November उसका वो है डेडलाइन। हाँ, डेडलाइन है। विद दिस योर चैप्टर नंबर 10th is complete.